Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। हमारे आज के क्लास में टॉपिक है सॉल्ट ब्रिज। इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो सॉल्ट ब्रिज को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को एक साथ जोड़ना होगा। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो आपको हमारे द्वारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल पढ़ाया जा चुका है, आपको रिडक्शन हाफ सेल भी जो है पढ़ाया जा चुका है। तो आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल दोनों जो है देख लिया था, इसका डिस्कशन हमने कर लिया है। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे कि दोनों को ऐड करने के बाद जो एक कंप्लीट सेल बनता है, गैल्वेनिक सेल, या फिर उसको हम कह सकते हैं वोल्टेइक सेल, या फिर उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, उसके 3 नेम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब हम रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल को एक साथ ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो आफ्टर सम टाइम उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। वो प्रॉब्लम्स कैसे दूर होती हैं? तो प्रॉब्लम्स दूर होती हैं सॉल्ट ब्रिज की सहायता से। तो वहाँ पर हम सॉल्ट ब्रिज को समझ पाएंगे कि क्या होता है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को जोड़ लेते हैं, उसको ऐड करके देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल मीन्स एनोड, रिडक्शन हाफ सेल मीन्स कैथोड। तो दोनों का हमने जो अलग अलग डायग्राम बना के आपको समझाया था, उसको फिर से एक बार यहाँ बना करके दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा हम कैसे उसको बना रहे हैं। हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, ठीक है ना, ये कंटेनर है। इसमें हम क्या करेंगे, लिक्विड फिल कर लेंगे। ये लिक्विड है, लिक्विड का मतलब ये सॉल्यूशन है। ये किसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, और ये जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हमने इसे प्रिपेयर किया वाटर के साथ मिक्स करके, उसी मेटल की रॉड को इसमें हम क्या करेंगे, डिप कर देंगे। ये बात हमने आपको पहले भी बताया था, और इस समय फिर से हम आपको वही चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर मेटल रॉड इसमें डिप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सारे पार्ट का नाम लिखा नहीं जाएगा, तो हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है। तो यहाँ पर हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी जो हमने पहले बताया था। वही फिर से एक बार हम यहाँ डायग्राम उसका ड्रा कर रहे हैं। तो इस मेटल रॉड को हम क्या करेंगे, वायर के हेल्प से, इस मेटल रॉड को हम वायर के हेल्प से जो है सेल के दूसरे वाले पार्ट के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना। खैर अभी इसको यहीं तक रखते हैं, दूसरा वाला पार्ट भी आगे हम बना लेते हैं। तो ये हमने जो है कंटेनर बना लिया स्टूडेंट्स। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जो हमने एक डायग्राम बनाया, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है, इसमें भी हम एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है ना, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इसमें हम प्रिपेयर कर लेंगे, और इस मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में हम एक रॉड डिप कर देंगे।
इस तरह से। और इस रॉड को जो है वायर के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको वायर के हेल्प से हम इसके साथ जोड़ेंगे इसको। तो यहां हमने वायर की हेल्प से सपोज दैट इसको जोड़ने का प्रयास किया, इसको थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं, इसको ऊपर करते हैं, इसको नीचे, इस तरीके से। अब जब इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, हम जानते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर होगा। इसको हम एनोड कहेंगे और इसको हम कहेंगे कैथोड, ठीक है ना। ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। और जैसे ही इसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे, वैसे यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। वो रिएक्शन कौन सी होगी, वो रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। उस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे होगी देखते हैं। जब इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो यहां से मेटल आयन जो है रॉड के अंदर से निकल के बाहर आएगा और इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा इस तरह से। और हम जानते हैं कि यहाँ पर मेटल आयन पहले से मौजूद होते हैं सॉल्यूशन में, जैसा आपको पहले बताया गया था। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रॉड में जैसे इंक्रीज होगी तो क्या करेगा, यहाँ जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो यहाँ रिडक्शन होगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ है, एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस वायर में फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए एक तरह का फोर्स जो है स्टूडेंट्स डेवलप हो जाता है। उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये रहा कि इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा फ्लो होंगे या इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से फ्लो होंगे, उनकी फ्लुएंसी जितना ज़्यादा होगी, उसी के बराबर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब सेल की पावर उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। और ध्यान रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में किया गया फोर्स होता है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैथोड से एनोड के टूवर्ड्स मूव करता है, यानी कैथोड से एनोड की तरफ चलता है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो कैथोड से एनोड की तरफ। तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हुई, यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन। तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो ये गैल्वेनिक सेल है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। और इस इलेक्ट्रिक करंट को हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और अपने तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को जो है चलाते हैं जहाँ पर यूज करने लायक होता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मेटल आयन रॉड के अंदर से बाहर आएंगे तो रॉड की थिकनेस कम होती जाएगी। यहाँ पर मेटल आयन का डिपोजिशन हो रहा है, मतलब मेटल आयन इस रॉड पर डिपोजिट हो रहे हैं। इस वजह से इस रॉड की थिकनेस जो है क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी और इसकी क्या होगी, घटती जाएगी, ये पतला होता चला जाएगा। ऐसे में यहाँ मेटल आयंस क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर मेटल आयंस क्या होंगे, घटते जाएंगे, ठीक है ना। मेटल आयंस यहाँ बढ़ते जाएंगे और यहाँ मेटल आयंस घटते जाएंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे यदि
हम यहाँ पर एक कंटेनर ले लें और यहाँ पर एक रॉड ऐसे लगा दें। इसमें हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन फिल कर लिया, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन है कुछ इस तरह, इसमें हमने जो है रॉड को डिप कर रखा है। ध्यान रखिए, यदि रॉड के अंदर से मेटल आयन निकल करके बाहर आ रहे हैं तो ये एक प्रोसेस हुआ, और यदि मेटल आयन रॉड पर डिपॉजिट हो रहे हैं तो ये अलग पॉइंट हुआ। तो रॉड के अंदर से मेटल आयन का निकल कर बाहर आना, सॉल्यूशन में आना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दिस इज नोन एज ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहां पर जो मेटल आयन रॉड पर डिपॉजिट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। दिस इज नोन एज सॉल्यूशन प्रेशर एसपी एंड दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मतलब रॉड के अंदर से मेटल आयन बाहर निकल के आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ रहे हैं ना। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन प्रेशर। मतलब मेटल आयन रॉड पर डिपॉजिट तब होंगे जब सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो यहां जो केस है दैट इज एसपी इज ग्रेटर देन ओपी। यहां पर क्या होगा, कंडीशन, ये सॉल्यूशन प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, ठीक। और इसका ठीक अपोजिट कंडीशन यहां पर होगी कि मतलब यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर यदि सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा होगा तभी ये केस पॉसिबल होगा। तभी जो है रॉड के अंदर से मेटल आयंस निकल करके सॉल्यूशन में आएंगे, मींस लिबरेशन पॉसिबल होगा। मेटल आयन का रॉड के अंदर से बाहर निकल के आना दैट इज लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ मेटल आयंस। और यहां पर जो है मेटल आयन का जो इस पर जाके चिपक जाना एक प्रोसेस है, मतलब मेटल आयन जाकर के रॉड पर चिपक जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन पॉसिबल व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लिबरेशन पॉसिबल व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, तो अब इसमें जो है इस प्रोसेस के थ्रू आप देखेंगे कि मेटल आयंस का जो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि इसमें जो है नंबर ऑफ आयंस जो है इंक्रीज हो रहे हैं और यहां पर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब मेटल आयंस बढ़ेंगे या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो या न्यूट्रल पार्टिकल। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं आप। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो खैर यहाँ वो पॉइंट आप समझ सकते हैं कि लिबरेशन कब होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब यहां पर मेटल आयंस बढ़ेंगे, जब मेटल आयंस बढ़ेंगे तब क्या होगा, तब जो है यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हमने यहां पर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यही समझ में आ रहा होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो आयन बढ़ने के साथ साथ सेल को और अच्छी तरह काम करना चाहिए। ठीक है, सेल को और अच्छी तरह काम करना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं पा रहा है, सेल अच्छी तरह काम नहीं करता। और यहां पर सॉल्यूशन प्रेशर मतलब बढ़ता जाएगा। ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ पर मेटल आयन कम होते चले जा रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर डिपोजिशन और अच्छी तरह होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं स्टूडेंट्स ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, जरा इसको समझिए। एक्चुअली यहां पर क्या है कि जब यहां मेटल आयंस बढ़ेंगे तो नेगेटिव आयंस क्या होंगे, कम होंगे सॉल्यूशन के अंदर। पॉजिटिव आयन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे और नेगेटिव आयन के नंबर कम होते चले जाएंगे। ऐसे में पॉजिटिव रिपल्सन बढ़ जाता है। जब पॉजिटिव आयन दूसरे पॉजिटिव आयन को रिपल करेगा तो ऐसे में अब जो मेटल आयंस यहां से निकल के आने की टेंडेंसी शो कर रहा है, उसको सॉल्यूशन के अंदर मौजूद एक्सेस में जो मेटल आयंस हैं वो उसको आने नहीं देते, मीन्स उसको रिपल करके वापस भेज देते हैं। ऐसे में मेटल आयन रॉड के अंदर से निकलकर सॉल्यूशन में नहीं आ पाता, और जब सॉल्यूशन में नहीं आ पाता यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है क्या होता है, रुक जाता है। मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता तो यहाँ डिपोजिशन भी क्या होता है, रुक जाता है। अच्छा, इसको हम दूसरे केस में भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पर मेटल आयंस बहुत कम हो जाएंगे तो जो दूसरे नेगेटिव आयंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब जो थोड़ी बहुत या फिर जो भी लो क्वांटिटी में यहाँ पर मेटल आयंस बचे हुए हैं, उनको जो नेगेटिव आयंस इस सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं तो क्या करते हैं, वो टाइटली हेल्ड कर लेते हैं, उसको सख्ती से पकड़ के रखते हैं, वो जो है जाकर के यहाँ डिपॉजिट नहीं होता था। तो मतलब डिसबैलेंस यहाँ पर भी हो रहा है और डिसबैलेंस यहाँ पर भी हो रहा है। दोनों कंटेनर में जो है डिसबैलेंसेस है, दोनों कंटेनर में डिसबैलेंस है। बात समझ रहे हैं आप? इसी आयन डिसबैलेंस की वजह से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, स्टॉप हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। जबकि हमें जानते हैं कि अभी रॉड जो है पूरी तरह नहीं गली, अभी कुछ ना कुछ बची हुई है, और यहाँ पर सारे मेटल आयंस खत्म नहीं हुए, अभी वो भी बचे हैं, मतलब अभी ये सेल आगे काम कर सकता है। ठीक, तो क्या ऐसा किया जाए इसमें, ऐसा हम इसमें क्या कर दें कि जिससे फिर से सेल यही काम करने लग जाए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने लग जाए। कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए, यहां पर हम एक सेल के तीसरे कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। तो सेल का फर्स्ट कंपोनेंट, सेल का सेकंड कंपोनेंट, एंड नाउ सेल का थर्ड कंपोनेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि आप जब तक इतनी बात नहीं समझ पाएंगे जो आपको बताई गई, तब तक सॉल्ट ब्रिज आपको कम समझ में आएगा। तो अच्छी तरह चीज़ों को समझिए, पूरा उसको समझिए, अच्छी तरह पढ़िए, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो सॉल्ट ब्रिज जो है एक यू के शेप की ट्यूब होती है जिसमें सॉल्ट भरा होता है। ठीक है ना? तो यू के शेप की जो ट्यूब होगी वो किसकी बनी होगी, वो ग्लास की बनी होती है। ग्लास का मतलब शीशा, कांच। ठीक है ना, कांच की बनी होती है ग्लास। तो ग्लास की बनी हुई यू के आकार की जो ट्यूब है उसको हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, और वो दोनों कंटेनर में जाकर के ओपन होगी, जो कुछ इस तरह होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम कॉटन लगा देते हैं, यहां पर हम कॉटन लगा देंगे। तो कॉटन लगा देने से क्या होता है कि जो कॉटन है वो उसका भी अपना एक रोल होता है, अपना रोल प्ले करती है। इसमें हम क्या करते हैं, केसीएल फिल कर देते हैं। ठीक है ना, केसीएल। जब इसमें हम केसीएल फिल करते हैं, केसीएल जो है हमारा क्या होता है, केसीएल पोटेशियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है।
नाम क्या दिया हमने, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये यू के आकार की एक ट्यूब होती है जिसमें सॉल्ट भरा होता है, हमने इसमें पोटेशियम क्लोराइड फिल कर दिया और उसको हम किसी के साथ मिक्स करके रखते हैं, उसका अपना एक रोल होता है। हमारे पास में एक सब्सटेंस है दैट इज अगर में हम इस सॉल्ट को मिला करके एक पेस्ट बना लेते हैं और इस यू के आकार वाली ट्यूब में फिल कर देते हैं। यहाँ कॉटन लगा देते हैं, कॉटन मतलब रुई, यहाँ हमने रुई लगा दिया, इसलिए लगा दिया ताकि जब ये KCl इसमें आएगा वाटर के कांटेक्ट में, क्योंकि इसमें वाटर तो है ही, सॉल्यूशन है, तो KCl आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज होकर के K+ एंड Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम कॉटन यहाँ नहीं लगाएंगे तो दोनों आयन निकल करके सॉल्यूशन में आ जाएंगे, वही बात यहाँ भी होगी। तो जो आयन हम यहाँ बैलेंस करना चाहते हैं वो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो दिक्कत पहले थी वो अभी बरकरार रहेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉटन लगा देते हैं। कॉटन लगा देने से क्या होता है कि यहाँ पर जो पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन मिलेंगे हमें, वो दोनों निकल करके नहीं आएंगे, उन दोनों आयन्स में से वही इस कॉटन से होकर के बाहर आएगा सॉल्यूशन में, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। तो होता क्या है कि जब ये दोनों आयनाइज हो जाएंगे, यहाँ पर रुके रहेंगे, यहाँ भी रुके रहेंगे कॉटन में, क्योंकि कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये आयनाइज होकर के उसी में इसके दोनों आयन्स पड़े रहेंगे। तो जब ये मेटल आयन मूव करता हुआ, क्योंकि बहुत सारे मेटल आयन्स होंगे, मूव करता हुआ यहाँ आएगा, तो ये मेटल आयन क्या करेगा, इसके अंदर से जैसे यहाँ पर K+ एंड Cl- आयन होगा तो Cl- आयन को खींच लेगा और उसके साथ कंबाइन होकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो मेटल आयन यहाँ एक्सेस में आ गए थे, अब वो क्या होने लगे, वो कम होने लग गए। मतलब अब यहाँ पर जो आयन है, जो डिसबैलेंस्ड आयन थे, अब वो बैलेंस होने लग गए। सेम थिंग यहाँ पर भी वही बात होगी कि यहाँ पर मेटल आयन जो कि कम हो गया है, लो क्वांटिटी में है, और जो नेगेटिव आयन्स हैं वो हाई क्वांटिटी में है। तो नेगेटिव आयन जब यहाँ पर आएंगे तो इस कॉटन में से किसको अट्रैक्ट करेंगे, इस कॉटन में से वो पोटेशियम आयन को अट्रैक्ट कर लेंगे, बिकॉज पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो अट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पर, अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, उसके साथ कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ भी आयन जो डिसबैलेंस्ड आयन थे वो बैलेंस होने लग गए, यहाँ पर भी बैलेंसिंग होने लग गई। तो जब ये बैलेंस होने लग जाते हैं तो फिर से जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, ये सेल फिर से काम करने लग जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा, यानी करंट प्रोड्यूस होगा। तो एक तरह से जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज जो है ये एक यू के आकार की ट्यूब होती है, ग्लास की बनी होती है, इसमें सॉल्ट भरा गया होता है, सॉल्ट फिलअप होता है, दोनों माउथ पर कॉटन से इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज सेल का थर्ड कंपोनेंट है, जो सेल के ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल में जो आयन डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं उनको बैलेंस करके सेल को करंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये है सॉल्ट ब्रिज। दूसरी बात कि इस गैल्वेनिक सेल में जो ये सॉल्ट ब्रिज है ये क्या करता है, ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। ये एक्सटर्नल सर्किट है और ये क्या करता है, इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट करता है। तीसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि जो ये सॉल्ट ब्रिज है ये दोनों हाफ सेल को क्या करता है, सेपरेट करता है। दोनों हाफ सेल को क्या करता है, सेपरेट करता है। सेपरेट कर देने से क्या होता है कि जो सेल में हार्मफुल पोटेंशियल डेवलप होता है वो नहीं हो पाता। तो सेल में हार्मफुल पोटेंशियल डेवलप होने से ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सेल को बचा देता है। अब ये हार्मफुल पोटेंशियल क्या होता है, जैसा हम कह रहे हैं कि सेल में हार्मफुल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसका क्या मतलब है, तो उसको जरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने अगर रिडक्शन हाफ सेल
और ऑक्सीडेशन हाफ सेल को एक ही कंटेनर में बना लिया, तो आप समझ पाएंगे हार्मफुल पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है। मान लीजिए हमने यहाँ तक एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया और यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, एसपीएम। एसपीएम मीन्स क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रॉड लगा देंगे, यहाँ पर भी हम एक रॉड लगा देंगे, तो एक गैल्वेनिक सेल बन गया। और ये सॉल्यूशन हमारा अलग है, ये सॉल्यूशन अलग है, मतलब जो चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई अलग अलग, उन्हीं चीजों को हम यहाँ किसी एक कंटेनर में बना रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखा है, जिसको हम कह रहे हैं एसपीएम, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ वायर के जरिए कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ मेटल आयन क्या होंगे, डिपोजिट होंगे इस पर, और यहाँ मेटल आयन क्या होंगे, निकल के बाहर आएंगे। सेम थिंग वही हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो एसपीएम है इससे होकर के यहाँ पर आयन का भी मूवमेंट होने लग जाता है, तो इसमें इस वाले सॉल्यूशन का जो आयन है वो इसमें जाने लग जाता है, और इस वाले सॉल्यूशन का आयन इसमें आने लग जाता है, तो यहीं पर एक काउंटर बैलेंस होने लग जाता है। इससे जैसे मेटल आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव पार्ट कम होंगे, यहाँ नेगेटिव पार्ट ज़्यादा हो जाएंगे, मेटल आयंस कम हो जाएंगे, तो ऐसे में नेगेटिव आयन जो है इधर आएगा और इसका पॉजिटिव आयन इधर मूव करेगा। हमने आपको बताया था कि जब दो सॉल्यूशन हो या दो सब्सटेंस हो और उनका चार्ज अलग अलग हो, चार्ज डिफरेंट हो, तो डिफरेंट चार्ज होने पर जहां दोनों के सरफेस का जंक्शन पॉइंट बनता है वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ठीक वही बात यहां पर भी है, इस सॉल्यूशन का चार्ज अलग है और इस सॉल्यूशन का चार्ज भी अलग है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हैं, और जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं वो है आपका एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जहां लगी है वहीं पर ये दोनों मिल रहे हैं। इन दोनों की सरफेस जहां पर आ रही है उस सरफेस का जंक्शन पॉइंट जो है इन दोनों सॉल्यूशन के सरफेस का इंटरफेस होगा, उस इंटरफेस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और यहां जो पोटेंशियल डेवलप होता है ये पोटेंशियल यहां वाले पोटेंशियल से जस्ट अपोजिट होगा। मतलब यदि यहां पर 5 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ और सपोज दैट यहां पर 0.5 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, तो सेल का जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 5 माइनस 0.5, ठीक है, तो ये आ जाता है 4.5। मतलब जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी जो सेल का जो पोटेंशियल 5 वोल्ट होना चाहिए था वो कितना आ गया, 4.5। तो 0.5 पोटेंशियल जो है, 0.5 वोल्ट पोटेंशियल जो सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर सेल के अंदर यही इसका हार्मफुल पोटेंशियल। यदि इस दोनों सॉल्यूशन को हम अलग अलग कर दें तो हार्मफुल पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, यही काम कर रहा है कि यहाँ पर इस सेल में जो ये सॉल्ट ब्रिज है ये हार्मफुल पोटेंशियल प्रोड्यूस होने से इस सेल को बचा रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी हार्मफुल पोटेंशियल जो है डेवलप नहीं हो पाता। अगर इस तरह हम सेल को बनाएंगे तो यहाँ पर हार्मफुल पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है, जो सेल के लिए घातक है। मतलब जितना पोटेंशियल सेल डेवलप करना चाहता है उतना वो कर नहीं पाता, उतने में से कुछ माइनस हो जाता है। इस बात से भी सेल को हम बचा सकते हैं। ये था सेल का थर्ड कंपोनेंट। तो हमारे ख्याल से यहाँ पर सेल का 3 फंक्शन हमने आपको बताया, सॉरी सॉल्ट ब्रिज का हमने 3 वर्क आपको बताया, 3 फंक्शन बताया, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि मतलब सेल जो है दोनों पार्ट को सेपरेट करता है, हार्मफुल पोटेंशियल से सेल को बचाता है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है, सेकेंड वर्क, वो फर्स्ट वर्क था, ये सेकेंड वर्क, ठीक है।
दूसरा काम यानी सेकेंड वर्क। और तीसरा इसमें क्या होता है कि ये जो आयन डिसबैलेंस हो जाते हैं दोनों हाफ सेल में, उन आयन डिसबैलेंस को बैलेंस करके सेल को करंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो सॉल्ट ब्रिज के हमने यहाँ पर 3 वर्क्स आपको बताए। इन 3 वर्क्स को आप जो है क्या करेंगे, नोट करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, उसको याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। जय भारत, जय भारती।